हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ में आज हम ME 206 सब्जेक्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में यूनिट फर्स्ट ऑटोमोबाइल चेसिस एंड फ्रेम के बारे में जानेंगे। देखिए, इस सब्जेक्ट के लिए जो टेक्स्ट बुक और एज ए रेफरेंस बुक आपको फॉलो करनी है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की, डॉक्टर कृपाल सिंह राइटर नेम है, इनकी बुक फॉलो करती है। ये बुक हिंदी, इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों वर्जन्स में कॉलेज की लाइब्रेरी में अवेलेबल है। आप दोनों में से जो चाहे वो बुक फॉलो कर सकते हैं। देखिए, आज जो हम ऑटोमोबाइल चेसिस एंड फ्रेम के बारे में इस स्लाइड PPT के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो उसकी कैपेसिटी, पावर, व्हील्स, मेक, ड्राइव, ट्रांसमिशन आदि के आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम कैपेसिटी के आधार पर इसे हैवी मोटर व्हीकल्स एंड लाइट मोटर व्हीकल्स दो कैटेगरियों में विभाजित किया जाता है। जो पावर प्रोड्यूसिंग सोर्स है, यानी कि जो ऑटोमोबाइल्स में जो इंजन्स काम में लिया जाएगा, तो इंजन्स में जो सब्सटेंस है, जो बर्निंग फ्यूल होगा, वो आइदर पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, गैसियस फ्यूल हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड से मतलब है कि यहाँ पर जो इंजन्स है उसमें जो बैटरीज़ हैं वो चार्ज होंगी। उन बैटरीज़ के EMF से जो ड्राइव है, जो वो ड्राइव घूमेगी और फिर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहलाएंगे। उसमें किसी प्रकार का कम्बशन नहीं होता है। ठीक है। तीसरा जो क्लासिफिकेशन का आधार है वो उनका यूज़ है कि वो किस पर्पज़ से यूज़ ले जाए। इधर वो पर्सनल कार्स यूज़ है, या बसेस हैं, या ट्रक्स हैं जिनके द्वारा जो गुड्स कैरियर है, जो गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। उसके अलावा मोटर बाइक्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं। चौथा, व्हील्स के आधार पर ही कैटेगराइज किए जाते हैं, जैसे कि 2 व्हीलर मोटर बाइक के लिए, 3 व्हीलर ऑटो रिक्शाज, 4 व्हीलर कार्स, बसेस, ट्रक्स एंड 6 एंड अबव व्हीलर्स आर द बिग गुड्स कैरियर। मेक के आधार पर उनको कैटेगराइज किया जाता है, आइदर बजाज कंपनी के हैं, वेस्पा के हैं, हीरो के, होंडा के, मारुति के। ड्राइव के आधार पर किया जाता है, ड्राइव LHD और RHD, लेफ्ट हैंड ड्राइव यानी कि राइट हैंड ड्राइव। जैसे इंडिया के अंदर जो है सारे व्हीकल्स राइट हैंड ड्राइव होते हैं, कई फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पर लेफ्ट हैंड ड्राइव होते हैं। ट्रांसमिशन के आधार पर कि कन्वेंशनल ट्रांसमिशन है, यानी कि गियर बॉक्स के थ्रू पावर ट्रांसमिट हो रही है रियर शाफ्ट तक, या फिर जो ट्रांसमिशन है वो ऑटोमेटिक टाइप का है। गियर बॉक्स वाला जो एक्सल है, चाहे वो रियर व्हील ड्राइव हो या फ्रंट व्हील ड्राइव हो, तो एक्सल शाफ्ट पर जो ट्रांसमिशन है गियर बॉक्स के थ्रू होता है, या फिर वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है। पर्पज़ जो है उसका, किस पर्पज़ से, आइदर वो पैसेंजर्स कार्स हैं, आइदर वो गुड्स कार्स हैं, या गुड्स व्हीकल है, पैसेंजर व्हीकल्स और गुड्स व्हीकल। तो इनके आधार पर ऑटोमोबाइल का क्लासिफिकेशन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ऑटोमोबाइल चेसिस। अब ऑटोमोबाइल चेसिस को जब हम डिफ़ाइन करते हैं कि ऑटोमोबाइल चेसिस क्या है, तो ऑटोमोबाइल चेसिस ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के इम्पॉर्टेंट वे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके द्वारा ऑटोमोबाइल व्हीकल स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में समर्थ हो। यानी कि इसमें क्या क्या आ जाएगा? पावर यूनिट, इसमें आपकी आ जाएगी पावर यूनिट। उसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम, पावर यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चर में आपका फ्रेम, सस्पेंशन, एक्सल, व्हील्स, कंट्रोल्स में ब्रेकिंग सिस्टम के कंट्रोल, स्टीयरिंग के कंट्रोल, और ये जो दो हैं ऑक्सिलरीज और सुपर स्ट्रक्चर, ये चेसिस का पार्ट नहीं होती हैं। ठीक है, ये पूरे कंपोनेंट दिखाए गए हैं। मैं आपको ऑटोमोबाइल चेसिस के बारे में बात कर रहा हूँ कि ऑटोमोबाइल चेसिस में केवल जो ऑटोमोबाइल व्हीकल है उसकी एक्सिलरीज और सुपर स्ट्रक्चर, यहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर को बॉडी भी कहते हैं। ऑटोमोबाइल व्हीकल की जो बॉडी है उसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो विदाउट बॉडी का जो व्हीकल होता है, या विदाउट ऑक्सिलरीज का जो व्हीकल है, वो आपका ऑटोमोबाइल चेसिस कहलाता है। आपने कई बार सड़कों पे जाते देखे भी होंगे टाटा लेलैंड के चेसिस, जब एक अपने ट्रांसपोर्ट प्लेस से कंपनी में जहाँ प्रोडक्शन होता है वहाँ से, और जब ये सेल्स के लिए जाते हैं, जहाँ पर अलग से वर्कशॉप में इनकी बॉडीज़ का काम होता है, क्योंकि कई कंपनियों के बॉडीज़ प्लांट अलग होते हैं और जो चेसिस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से अलग होते हैं। तो जब वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाते हैं बॉडी उस पर माउंट करने के लिए, तो वो आपने देखे होंगे उसमें केवल उतने ही मिनिमम रिक्वायरमेंट पार्ट्स होते हैं जो चेसिस यानी कि ऑटोमोबाइल व्हीकल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने में समर्थ होते हैं। तो मैं अगर आपको मोटे मोटे तौर पर समझाना चाहूँ तो ऑटोमोबाइल जो व्हीकल है, ऑटोमोबाइल
व्हीकल इज इक्वल टू चेसिस प्लस सुपर स्ट्रक्चर या बॉडी। यानी कि जब भी हम ऑटोमोबाइल व्हीकल की बात करेंगे तो वो चेसिस और बॉडी ये दोनों उसके मेजर पार्ट है। जो मैंने बताया आपको, चेसिस में उसकी पावर जनरेशन जो यूनिट है, ट्रांसमिशन है, सस्पेंशन है, फ्रेम, एक्सल्स, व्हील्स, कंट्रोल्स, स्टीयरिंग, ब्रेकिंग, ये सब इंक्लूड होगा। फ्यूल टैंक, और जो बॉडी है, जो बॉडी का मतलब अगर वो कोई पैसेंजर कार से तो उसमें सीट्स, कवर, रूफ्स, और अगर वो गुड्स कैरियर है तो उसके साइड पैनल्स, जो उसके बॉडी का बेस है, पैनल्स हैं, वो सारे के सारे जो बॉडी का पार्ट है वो दोनों मिलकर के व्हीकल का जो निर्माण करते हैं। अब देखिए चेसिस क्या है। चेसिस को अगर हम परिभाषित करें तो चेसिस इज ए फ्रेंच टर्म विच डिनोट्स द होल व्हीकल एक्सेप्ट बॉडी। ठीक है, यानी कि जो व्हीकल है वो व्हीकल की अगर हम बॉडी को हटा दें, ठीक है, व्हीकल की बॉडी की, तो वो सारी जो यूनिट है बची हुई वो क्या कहलाएगी, चेसिस कहलाएगी। चेसिस कंसिस्ट ऑफ इंजन्स, ब्रेकिंग, स्टीयरिंग सिस्टम, व्हील्स माउंटेड फ्रेम, डिफरेंशियल एंड सस्पेंशन, प्रोपेल एंड कंट्रोल ऑफ ए ऑटोमोबाइल। यानी कि चेसिस जो है मेन वही ऑटोमोबाइल व्हीकल को कंट्रोल करता है, उसे दिशा प्रदान करता है। प्रोपेल मीन्स लेफ्ट, राइट या स्ट्रेट, जहाँ भी उसको जाना है, जो स्टीयरिंग सिस्टम का काम होता है। अब कंपोनेंट्स चेसिस में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं, तो चेसिस में जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, चेसिस में इंजन, ट्रांसमिशन सिस्टम, कंट्रोल, ब्रेकिंग और स्टीयरिंग। बेसिक स्ट्रक्चर, अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर में फ्रेम यानी चेसिस का एक पार्ट होता है, बेसिक यूनिट है जिस पर कि सारे जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, एक्सल्स हैं, सस्पेंशंस हैं, फ्यूल टैंक हैं, और भी जो अदर इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो इस पर माउंट किए जाते हैं। एक्सल्स, व्हील, टायर, सस्पेंशन, फ्रेम, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो उसकी हेडलाइट है, टेल लाइट्स हैं, कुछ इंडिकेटर हैं, स्टार्टिंग जो यूनिट है उसकी, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, ट्रांसमिशन, बेसिक स्ट्रक्चर और पावर प्रोड्यूसिंग जो यूनिट है यानी कि इंजन, ये सारे मिलकर के आपके ऑटोमोबाइल चेसिस का निर्माण करते हैं। अब जो दो चीज़ें जो बच जाती हैं, जो चेसिस के अलावा होती हैं, वो किसका पार्ट कहलाती है, ऑटोमोबाइल बॉडी का पार्ट कहलाती है, जिसमें आपकी बाकी ऑक्सिलरीज आ जाती हैं, सुपर स्ट्रक्चर यानी कि बॉडी। तो ये दोनों पार्ट अलग हो जाते हैं। तो इन दोनों को यानी चेसिस और बॉडी दोनों को मिला करके एक ऑटोमोबाइल व्हीकल जो है वो बनता है। देखिए फंक्शन ऑफ व्हीकल, ये कुछ उसके फंक्शंस हैं। जैसे बॉडी का काम क्या होता है, बॉडी का काम होता है ऑटोमोबाइल बॉडी का, प्रोवाइड ड्यूरेबल अटैचमेंट फॉर द मेजर सिस्टम, प्रोवाइड सेफ एंड प्लीजेंट सीटिंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल पैसेंजर्स, प्रोटेक्ट पैसेंजर फ्रॉम क्रैशेस। और अगर गुड्स कैरियर की हम बात करें, उसके केस में बॉडी का काम होता है जो गुड्स यानी कि जो सामान है जिसको लेके जाना है, तो उसको सेफ्टी एनवायरनमेंट कंडीशन से बचाते हुए यानी प्रोटेक्ट करते हुए उनको सेफली एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। चेसिस का काम क्या है, प्रोवाइड कैपेबल टू स्टीयर द व्हीकल को रिक्वायर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना, व्हीकल को ब्रेक्स टाइम पर ब्रेक के लिए जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो प्रोवाइड करवाना, प्रोवाइड आइसोलेशन बिटवीन रोड एंड पैसेंजर, यानी कि जो सस्पेंशन सिस्टम है उसका काम होता है कि पैसेंजर की राइड को कंफर्ट बनाए, उन्हें ज़्यादा जर्क महसूस ना हो। पावर ट्रेन यानी कि जो इंजन प्रोड्यूसिंग जो पावर प्रोड्यूसिंग जो डिवाइस है, जो जिसको हम इंजन भी कहते हैं, हम उसे पावर ट्रेन भी बोलते हैं। प्रोवाइड कैपेबिलिटी टू एक्सीलरेट द व्हीकल बाय ट्रांसमिटिंग टॉर्क टू व्हील, प्रोवाइड कैपेबिलिटी टू कंट्रोल द व्हीकल, मीट रेगुलेटरी एंड एग्जॉस्ट रिक्वायरमेंट, क्लाइमेट कंट्रोल, मेंटेन कंफर्टेबल टेम्परेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैसेंजर, प्रोवाइड विंडशील्ड डिफॉर्ट्स यानी कि क्लाइमेट कंट्रोल से जो बचाते हैं, विंडशील्ड है, जो साइड पैनल्स हैं, विंडोज़ हैं, जो बाहर से जो कंटामिनेंट जो एयर है उसको आने से जो रोकते हैं, मेंटेन कंफर्टेबल टेम्परेचर, जो सूटेबल टेम्परेचर बनाए रखते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोवाइड पावर सप्लाई वेयर नीडेड, लाइट, हॉर्न, म्यूजिक सिस्टम एट्सेट्रा, फंक्शनल सेंसर्स एंड कंट्रोल्स, प्रोवाइड डिजायरेबल एंटरटेनमेंट सिस्टम्स। नेक्स्ट देखिए जनरल कंसिडरेशन रिलेटिंग टू चेसिस। देखिए बॉडी ऑफ द मोस्ट व्हीकल शुड फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो ऑटोमोबाइल व्हीकल की बॉडी है उसके कुछ फीचर्स हैं। बॉडी शुड बी लाइट, इट शुड हैव मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट, इट शुड प्रोवाइड सफिशिएंट स्पेस फॉर पैसेंजर एंड लगेज, इट शुड विदस्टैंड वाइब्रेशन वाइल इन मोशन, इट ऑफर्स मिनिमम रेजिस्टेंस टू एयर, यानी कि एयर का जो रेजिस्टेंस है जब ऑटोमोबाइल व्हीकल रोड पे रन करता है तो वो मिनिमम हो, इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए। इट शुड बी चीप एंड ईजी इन मैन्युफैक्चरिंग, इट शुड बी अट्रैक्टिव इन शेप एंड कलर, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उससे अट्रैक्ट हों, व्हीकल ज़्यादा खरीदें। इट शुड हैव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड,
जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, लोड कंसेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा ना हो कि कोई एक पार्ट बॉडी का कहीं पर वीक हो और कहीं पर स्ट्रांग हो। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड उसका फ्लोर इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए कि लोड जो उस पर पैसेंजर्स का है या गुड्स का है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इट शुड हैव लॉन्ग फटीग लाइफ, इट शुड प्रोवाइड गुड विजन एंड वेंटिलेशन। अब देखिए जो चेचिस हैं वो 3 प्रकार के होते हैं चेचिस। तो पहला है कन्वेंशनल चेचिस, दूसरा सेमी फॉरवर्ड है, तीसरा फुल फॉरवर्ड चेचिस। तो देखिए जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ये कन्वेंशनल टाइप के चेचिस हैं, ठीक है। इन चेचिस में क्या होता है कि जो इंजन कैबिन है, ड्राइवर्स जो कैबिन है वो इंजन कैबिन से अलग होता है। यानी कि आप देख सकते हैं इस फिगर में जो ड्राइवर कैबिन है वो इंजन माउंटेड का जो स्पेस है वो ये है, यानी कि इंजन का जो स्पेस है और ड्राइवर कैबिन दोनों बिल्कुल सेपरेट होते हैं कन्वेंशनल टाइप के चेचिस में। सेकंड है आपके सेमी फॉरवर्ड चेचिस। अब देखिए सेमी फॉरवर्ड जो चेचिस हैं इसमें ड्राइवर कैबिन और इंजन कैबिन दोनों ओवरलैप करते हैं, ठीक है। ड्राइवर कैबिन और इंजन कैबिन दोनों ओवरलैप करते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप इस डायग्राम में। तो ये वाले जो चेचिस हैं ये भी यूज़ किए जा रहे हैं। कन्वेंशनल टाइप के चेचिस जो पिछली स्लाइड में आपने देखा था वो आजकल नहीं बनाए जाते हैं, बहुत कम बनते हैं। सेमी इंटीग्रल जो चेचिस और जो फुल फॉरवर्ड चेचिस हैं वही ये दोनों चेचिस जो हैं आजकल ज़्यादा बनाए जाते हैं क्योंकि इसमें स्पेस यूटिलाइजेशन जो है अच्छा होता है। देखिए थर्ड वन है फुल फॉरवर्ड चेचिस। फुल फॉरवर्ड चेचिस जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंजन स्पेस और ड्राइवर कैबिन दोनों ही एक साथ हैं, यानी कि फुल्ली ओवरलैप है। उसमें पार्शली ओवरलैप थे सेमी फॉरवर्ड चेचिस में। यहाँ पर इंजन भी यहीं पर है और इसी के ऊपर ड्राइवर कैबिन है, यानी कि स्पेस का फुल यूटिलाइजेशन है और काफ़ी सारा स्पेस जो है वो गुड्स के लिए या पैसेंजर्स के लिए अवेलेबल कराया गया है। अब देखिए चेचिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंजन लोकेशन। इंजन देखिए, इंजन फ्रंट में भी इंजन फिटेड एट फ्रंट, इंजन फिटेड एट फ्रंट, फिटेड एट बैक, फिटेड एट सेंटर, फिटेड एट फ्रंट बट क्रॉसवाइज। तो इंजन का जो इंजन के चेचिस हैं वो डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई किए जाते हैं। इसके अलावा जो ड्राइव चेचिस है, यानी कि जो रियर व्हील ड्राइव है या फ्रंट व्हील ड्राइव है या ऑल 4 व्हील ड्राइव है, उसके आधार पर भी चेचिस का क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 4x2 ड्राइव व्हीकल, 4x4 व्हीकल, 6x2 ड्राइव चेचिस व्हीकल एंड 6x4 ड्राइव चेचिस व्हीकल। ये 6x2 और 6x4 हैवी मशीनरी के केस में काम में ले जाते हैं। बाकी ये 4x2 ये आपको नॉर्मल देखने को मिलता है 2 ड्राइव, जैसे कि जो भी कार्स वगैरह होती हैं उसमें रियर व्हील्स या फ्रंट व्हील्स जो हैं वो ड्राइविंग व्हीकल्स होते हैं। और 4x4 चेचिस व्हीकल में जो होते हैं, जो आपने देखा होगा कि आजकल जो कॉस्टली कार्स होती हैं इनमें 4x4 का ऑप्शन दिया जाता है। नॉर्मल जो रेंज की कार है उनमें रियर व्हील ड्राइव या फ्रंट व्हील जो ड्राइव है वही ऑप्शन होता है, मतलब कि जो उसके 2 व्हील्स जो हैं उनमें इंजन की पावर जाती है। 4x4 व्हील्स में इंजन की पावर से चारों के चारों जो व्हील्स हैं वो घूमते हैं। ज़्यादातर जो जिप्सीज़ होती हैं, जिप्सी में 4x4 का जो ऑप्शन है वो दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए फिटेड एट फ्रंट, ये चेचिस का जो टाइप है वो व्हील्स फ्रॉम द रियर, इनफ स्पेस इज़ अवेलेबल, यानी कि इंजन जो है वो फ्रंट में है और जो ड्राइव है वो रियर व्हील ड्राइव है। तो इसके जो एडवांटेज वो क्या है, इनफ स्पेस इसमें अवेलेबल होता है लगेज के लिए बिहाइंड द रियर सीट, वेट ऑफ व्हीकल इज़ वेल बैलेंस, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग सिस्टम। नेक्स्ट है इंजन इज़ फिटेड एट फ्रंट एंड ड्राइव इज़ गिवन अप टू द फ्रंट व्हील, यानी कि फ्रंट में ही इंजन है और फ्रंट व्हील ड्राइव जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। ज़्यादातर जो कार हैं वो आजकल इसी पैटर्न पे, पैसेंजर्स कार जो इसी पैटर्न पे बनती हैं कि इंजन इज़ फिटेड एट फ्रंट एंड ड्राइव इज़ गिवन टू द फ्रंट व्हील ड्राइव। मोस्ट ऑफ द कार, जितनी भी कार ज़्यादातर आप देखते हो, ऑलमोस्ट 90% कार्स में है यही जो क्लासिफिकेशन काम में आता है। लो फ्लोर इज़ अवेलेबल, व्हीकल हैज़ मोर रोड होल्डिंग कैपेसिटी,
क्लच, गियर बॉक्स एंड डिफरेंशियल आर यूजुअली मेड एज वन यूनिट, देयर बाय कॉस्ट इज रिड्यूस। काफ़ी पास लगाए होते हैं इसमें तो उनको जो बनाने की जो कॉस्ट है, यानी कि एक ही जो यूनिट के तौर पर उनको अटैच किया जाता है। इंजन फिटेड एट बैक साइड, फ्लैट फ्लोर इज अवेलेबल सिंस लॉन्ग प्रोपेलर शाफ्ट ऑफ एलिमिनेटेड। चूँकि इंजन को जो है बैक साइड में लगाया गया है और जो रियर व्हील ड्राइव के केस में है, तो काफ़ी सारा जो फ्लोर है वो ऑटोमोबाइल व्हीकल का वो फ्लैट फ्लोर अवेलेबल हो जाता है। जैसे कि आपने लो फ्लोर बसेस जो हैं जनरल पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के लिए काम में आती है, उनमें इसी प्रकार की व्यवस्था होती है कि इंजन पीछे की साइड होता है और पीछे के जो रियर व्हील्स हैं वही पावर्ड होते हैं। विद एलिमिनेशन ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट, यानी कि प्रोपेलर शाफ्ट वहाँ पर नहीं काम में ली जाती है क्योंकि रियर व्हील में पावर जा रही है और इंजन भी पीछे ही है। तो विद एलिमिनेशन ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर्ड, गिविंग स्टेबल ड्राइविंग, better adhesion on road especially when climbing hill. While climbing hills proper adhesion may be affected since the weight of vehicle moves the rear, thereby reducing the weight on the front wheel. अब इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जो क्लाइंबिंग में अगर इस प्रकार की गाड़ियों को ले जाया जाता है तो फ्रंट व्हील पर जो लोड है वो कम हो सकता है, जिससे जो प्रॉपर जो फ्रिक्शन है फ्रंट व्हील्स और रोड के बीच में वो कम हो सकता है। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ द इंजन विद क्लच, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल, द रिपेयर एंड एडजस्टमेंट बिकम डिफिकल्ट ड्यू टू कंजेशन एट द रियर। तो इस प्रकार की जो गाड़ियां हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में केवल नॉर्मल सरफेसेस पे ही है, जो क्लाइंबिंग जो हिल्स हैं उन पर इस तरह के जो व्हीकल्स हैं उनको काम में नहीं लिया जाता है। अब हम बात करते हैं फ्रेम्स की। तो देखिए फ्रेम्स क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रेम इज़ ए बेसिक यूनिट ऑफ चेचिस बोल दीजिए, ऑटोमोबाइल व्हीकल बोल दीजिए, कि ये जो फ्रेम आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया गया है, ये फ्रेम जो है एक तरह से पूरे ऑटोमोबाइल व्हीकल और चेचिस की भी बेसिक यूनिट होती है। अब इस पर ही सब कुछ अटैच किया जाता है। फ्रंट एक्सल बोल लीजिए, रियर एक्सल बोल लीजिए, फ्यूल टैंक की हम बात करें, साइड ब्रैकेट्स की बात करें, क्रॉस मेंबर्स जो इसी का पार्ट होते हैं, उस पर काफ़ी सारे वायर्स होते हैं, सस्पेंशन सिस्टम्स के वो पार्ट्स होते हैं, और भी कई सारे बहुत सारे तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो सब इसी फ्रेम्स पर जो माउंट की जाती है। तो फ्रेम जो है वो पूरे ऑटोमोबाइल व्हीकल का एक बेसिक यूनिट है। फ्रेम क्या है? फ्रेम इज़ ए अंडर कैरेज और द स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स द इंजन एंड कैब बॉडी ऑफ द ऑटोमोबाइल व्हीकल। यानी कि जो इंजन, जो ऑटोमोबाइल व्हीकल के इंजन को, बॉडी को जो सपोर्ट करता है, वो बेसिक जो यूनिट है वो फ्रेम कहलाती है। इट इज़ मेड ऑफ लॉन्ग टू साइड मेंबर्स, यानी कि ये जो मेंबर्स हैं, ये देखिए, ये जो दो लंबे मेंबर हैं आपको, इनको हम साइड मेंबर्स बोलते हैं, और इनके बीच में जो लगे होते हैं उन्हें हम क्रॉस मेंबर्स बोलते हैं या एक्स मेंबर्स बोलते हैं। अगर वो एक्स आकार की शेप में है तो एक्स मेंबर कहलाएंगे, अगर वो सिंपल इस रॉड की शेप में है तो वो क्रॉस मेंबर्स कहलाएंगे। जैसे कि अगर मैं इनकी बात करूँ, ये जो मैंने ड्रॉ किए हैं, ये क्रॉस मेंबर्स कहलाएंगे, ये भी क्रॉस मेंबर्स हैं, ये भी क्रॉस मेंबर्स हैं, ये भी क्रॉस मेंबर। इस पर कुछ ब्रैकेट्स भी माउंटेड होते हैं, कुछ ब्रैकेट माउंटेड होते हैं जिन पर कि अदर जो ऑक्सिलरीज हैं वो माउंट की जाती है। फ्यूल टैंक वो इसके ब्रैकेट्स पे माउंट किया जाता है जो फ्रेम पर लगे होते हैं। अब देखिए फंक्शन ऑफ चेचिस फ्रेम। चेचिस फ्रेम यानी कि फ्रेम बोल दीजिए, चेचिस फ्रेम हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फ्रेम भी चेचिस का ही एक पार्ट है। देखिए, टू कैरी द लोड ऑफ पैसेंजर्स और गुड्स कैरी इन द बॉडी, क्योंकि सबका लोड अल्टीमेटली फ्रेम पर ही आता है। फ्रेम से वो एक्सेल पे जाता है, एक्सेल से टायर से, और टायर से नीचे अर्थ पे ट्रांसमिट होता है। टू सपोर्ट द लोड ऑफ बॉडी, इंजन, गियर बॉक्स, टू विदस्टैंड द फोर्स कॉज ड्यू टू सडन ब्रेकिंग और एक्सेलेरेशन, to withstand the stresses caused due to the bad road condition, to withstand centrifugal force while cornering। ये भी है जैसे कि जब आप ऑटोमोबाइल व्हीकल को टर्न करते हैं तो टर्न करने पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब लगता है कॉर्नर पे टर्न लेते वक्त, तो उसका इफेक्ट भी फ्रेम पर ही आता है जो उसको बेंड करने की कोशिश करता है। अब देखिए फ्रेम्स भी है, 3 टाइप्स के होते हैं आपके। एक है आपका कन्वेंशनल फ्रेम, एक इंट्रीगल फ्रेम और सेमी इंट्रीगल फ्रेम। अब एक एक करके देखते हैं क्या चीज़ है। देखिए ये है आपका कन्वेंशनल फ्रेम, जैसा कि इसमें स्लाइड में दिखाया गया है। कन्वेंशनल फ्रेम में आपका जो ये मान लीजिए ये आपका फ्रंट का हिस्सा है, कार जो भी है, पैसेंजर व्हीकल है या कार है, और ये रियर है, ठीक है। तो यहाँ जो आप देखोगे कि जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा रियर वाले हिस्से से कम चौड़ाई वाला होता है, विड्थ कम वाली होती है।
ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि बेटर स्टीयरिंग कंट्रोल में मिल सके। हालांकि स्टीयरिंग कंट्रोल में कैम्बर कैस्टर नाम के जो कई सारे स्टीयरिंग ज्योमेट्री के फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो ये जो शेप है, ये जो इस तरह की शेप दी गई है, इसके कारण भी जो है स्टीयरिंग का जो कंट्रोल है वो एक आपको मिलता है स्टीयरिंग व्हील। दूसरा देखिए, ये जो क्रॉस मेंबर्स हैं, ये क्रॉस मेंबर्स कहलाते हैं, और ये जो लॉन्ग मेंबर्स हैं इनको हम साइड मेंबर भी बोलते हैं। और इस पर कुछ ब्रैकेट्स भी माउंटेड होते हैं। देखिए ये आपको यहाँ पे दिखाई दिए होंगे। ये आप यहाँ पर कहीं पर लीफ स्प्रिंग के जो बोल्ट्स हैं, लीफ स्प्रिंग भी सेट की जाती है, या कुछ फ्यूल टैंक या अदर जो ऑक्सिलरीज हैं वो माउंट की जाती है। तो इन ब्रैकेट्स पर बहुत सारी जो एसेसरीज हैं माउंट की जाती है। ये फ्रेम का साइड व्यू है। देखिए ये थोड़ा सा कर्व होता है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट नहीं होता, ठीक है। अब फ्रेम जो है कन्वेंशनल फ्रेम, इट इज़ यूज्ड फॉर द मोस्ट ऑफ हैवी व्हीकल्स। हैवी व्हीकल्स में आज भी इसी टाइप के कन्वेंशनल फ्रेम यूज़ किए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रेम वेरीज अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ व्हीकल, यानी व्हीकल के टाइप के आधार पर इसकी कंस्ट्रक्शंस में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। जनरली मेड ऑफ स्टील सेक्शन, ये जो होते हैं स्टील सेक्शन के बने होते हैं। और स्टील का जो सेक्शन होता है वो आई भी हो सकता है, बॉक्स भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। दिस टाइप ऑफ फ्रेम हैज़ 2 लॉन्ग साइड मेंबर्स and 5-6 cross members joined together with the help of rivets or bolt. Cross member are used to increase the strength of the frame, यानी कि आई बन जाए। जैसा कि आपने सॉम में पढ़ते होंगे कि सेक्शन मॉडुलस जो है वो आई सेक्शन का सबसे ज़्यादा होता है। तो हम इसको ये क्रॉस मेंबर बना करके एक आई क्रिएट करते हैं, जिससे इस ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इसका जो सेक्शन मॉडुलस है वो इंक्रीज़ हो जाए और ज़्यादा स्ट्रेंथ को ये सहन कर सके, ज़्यादा लोड सहन कर सके। अब देखिए ये जो क्रॉस सेक्शन है कन्वेंशनल फ्रेम के, वो चैनल सेक्शन भी हो सकता है, सी सेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन ये इस तरह से नहीं रखा जाता है। जब आप इसको देखेंगे टॉप से तो ये इस तरह से होगा, यानी कि जो सी चैनल है 2 लॉन्ग साइड मेंबर्स के, वो इस तरह से होल्ड रखे जाते हैं, इस तरह से। तो ये सी टाइप बन जाता है, जिसे हम चैनल सेक्शन बोलते हैं, सी चैनल सेक्शन। ट्यूबुलर सेक्शन, यानी कि ये इलिप्टिकल इस तरह के भी हो सकते हैं। बॉक्स सेक्शन, ये बॉक्स आकार के भी हो सकते हैं। अब देखिए इंट्रीगल फ्रेम, इन्हें फ्रेमलेस भी बोलते हैं इंट्रीगल फ्रेम्स को। यूज नाउ ए डेज फॉर मोस्ट ऑफ द कार, आजकल की सभी कारों में जो है इस टाइप के जो ज़्यादातर कार्स में जो है फ्रेमलेस इंट्रीगल फ्रेम काम में लिए जाते हैं। नो फ्रेम्स यूज नाउ, नो फ्रेम्स एंड ऑल असेंबली यूनिट्स आर अटैच टू द बॉडी, यानी कि ये जो फ्रेम है इस प्रकार के फ्रेम्स में बॉडी पार्ट्स और फ्रेम दोनों ओवरलैप कंडीशंस में होते हैं, ठीक है। अब ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ लॉन्ग फ्रेम इट्स चीपर, यानी कि पहले फ्रेम बनेगा फिर उसके ऊपर बॉडी लगेगी, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें एलिमिनेट हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कॉस्ट कम आएगी। लेकिन इसका डिसएडवांटेज एक ही है कि इसकी रिपेयरिंग है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि एक बार जब ये कोलैप्स कर जाते हैं तो इसको रिपेयर करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम और बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट कंज्यूमिंग वाला काम होता है। तो इसलिए इस प्रकार के फ्रेम बहुत ही जो कॉस्टली गाड़ी है उनमें काम में ले जाते हैं। नॉर्मल जो उसमें है इस प्रकार के जो है आपको देखने को नहीं मिलेंगे फ्रेमलेस का कंस्ट्रक्शन। अब ये है सेमी इंट्रीगल फ्रेम। सेमी इंट्रीगल फ्रेम, हाफ फ्रेम इज़ फिक्स्ड इन द फ्रंट एंड एंड ऑन विच द इंजन गियर बॉक्स फ्रंट सस्पेंशन इज़ माउंटेड, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो हाफ पोर्शन है फ्रेम का वो जिस पर कि इंजन माउंट होता है फ्रंट एक्सल वाला, वो फिक्स्ड फ्रेम फ्रंट में रहता है, और जो फ्रेम का रियर हिस्सा है वो बॉडी में मर्ज रहता है। जैसा कि आपको फिगर में भी देखने को मिल रहा होगा कि जो फ्रंट वाला जो हिस्सा है, देखिए ये तो आपको समझ में आ रहा है कि ये फ्रेम जैसा जो लग रहा है, जैसा कि हमने पहले स्लाइड्स में बात की है। लेकिन जो फ्रेम का बैक साइडेड है वो बॉडी के साथ मर्ज है। तो सेमी इंट्रीगल फ्रेम इस टाइप का है। तो इट हैज़ द एडवांटेज व्हेन द व्हीकल इज़ मेट विद एक्सीडेंट, फ्रंट फ्रेम कैन बी टेकन ईजिली टू द रिप्लेस एंड डैमेज चेजेस फ्रेम, यानी कि ये जहाँ से अगर गाड़ी कोलैप्स होती है तो ये वाला जो फ्रेम का हिस्सा है ये डैमेज होगा, जिसको कि हम दूसरे से चेंज कर सकते हैं बाद में डैमेज होने के बाद। तो ये जो पीछे का जो है जो ये सेव हो जाता है एक्सीडेंट की कंडीशन में, जिस पे कि ज़्यादा नुकसान नहीं आता। ज़्यादा नुकसान जो है वो फ्रंट हिस्से पे आएगा, यहाँ से कोलैप्स होता है तो वापस से इसको आसानी से रिपेयर किया जा सकता है। दिस टाइप ऑफ फ्रेम इज़ यूज्ड इन फिएट कार्स एंड सम ऑफ द यूरोपियन एंड अमेरिकन कार्स, ज़्यादातर यूज़ हो रहा है आजकल।
वेरियस लोड्स एक्टिंग ऑन द फ्रेम। अब देखिए काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स के लोड्स होते हैं जो फ्रेम पर लगते हैं। जो पहला है शॉर्ट ड्यूरेशन लोड वाइल अक्रॉसिंग ए ब्रोकन पैच, यानी कि जो सड़क में जो उभार होते हैं या रोड पर जो रोड इरेगुलरिटीज़ होती हैं उनके कारण जो शॉर्ट लोड लगता है, एक तरह का डायनेमिक लोड, वो जो शॉर्ट ड्यूरेशन लोड कहलाता है। मोमेंट्री ड्यूरेशन लोड वाइल टेकिंग ए कर्व, जब कर्व लेते हैं तो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के कारण जो एक एक्स्ट्रा लोड लगता है। इम्पैक्ट लोड ड्यू टू कॉलिजन ऑफ द व्हीकल। इनर्शिया लोड वाइल अप्लाइंग ब्रेक्स। स्टैटिक लोड ड्यू टू चेचिस पार्ट्स एंड पैसेंजर्स लोड या गुड्स लोड्स। ओवरलोड बियॉन्ड द डिज़ाइन कैपेसिटी की, कई बार गुड्स गाड़ियों में जो है उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा जो लोड है अप्लाई कर दिया जाता है, ज़्यादा कैपेसिटी से ज़्यादा लगेज ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है, तो वो ओवरलोड की कैटेगरी में आता है। अब देखिए यहाँ देखिए वेरियस टाइप्स के जो चेचिस फ्रेम है जो ज़्यादातर आजकल यूज़ किए जा रहे हैं, उनमें है काफ़ी टाइप के फ्रेम यूज़ किए जाते हैं। तो लैडर फ्रेम है, उनमें लैडर फ्रेम, ट्यूबुलर फ्रेम, मोनोकॉक फ्रेम, एल्युमिनियम स्पेस फ्रेम और कार्बन फाइबर फ्रेम। तो इनकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। देखिए ये इस प्रकार का जो फ्रेम है वो लैडर फ्रेम कहलाता है। ये सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट टाइप का फ्रेम है। तो इसमें जो टॉर्शन कैपेसिटी है वो इसकी काफ़ी अच्छी नहीं होती है, तो इस कारण से इसका यूज़ बहुत ही कम किया जा रहा है आजकल। अब देखिए ये अदर टाइप के फ्रेम है, एक्स टाइप फ्रेम और ए टाइप फ्रेम। ट्यूबुलर स्पेस फ्रेम, इस तरह के जो फ्रेम हैं थ्री डायमेंशनल डिज़ाइन में बनते हैं और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि इनमें जितने भी ये जो सेक्शंस होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चैनल सेक्शन से मिलकर बनाए जाते हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं नॉर्मल फ्रेम्स की अपेक्षा। तो ट्यूबुलर स्पेस फ्रेम चेचिस एम्प्लॉयज डजन ऑफ सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर सेक्शन ट्यूब्स पोजिशन इन डिफरेंट डायरेक्शन टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ अगेंस्ट फोर्स फ्रॉम एनीवेयर। तो यानी कि कहीं से भी ये कोलैप्स होती है तो इनमें बहुत ही कम डिस्टॉर्शन आएगा और नॉर्मल जो अदर फ्रेम्स की अपेक्षा। तो दीज ट्यूब्स आर वेल्डेड एंड फॉर्म्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो काफ़ी स्ट्रेंथ है, अच्छे हैं, बट चूँकि डिज़ाइन 3D है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए कॉस्टली भी है। तो मास स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं। जो कॉस्टली जो कार्स हैं या पैसेंजर्स व्हीकल्स हैं उनमें आपको ये देखने को मिल सकते हैं। मास स्केल के लिए इस तरह के फ्रेम जो है वो यूज़ नहीं किए जाते। मोनोकॉक फ्रेम, ये वो फ्रेम है जो आजकल 99% कार्स में इसी प्लेटफॉर्म पे आपको बनते हुए दिखाई देते हैं। इज़ ए वन पीस स्ट्रक्चर विच डिफाइंस ओवरऑल शेप ऑफ द कार वाइल लैडर ट्यूबुलर बैकबोन प्रोवाइडेड ओनली स्ट्रेस मेंबर्स। यानी कि इसमें कुछ जो लैडर टाइप की फ्रेम का कुछ पार्ट है, कुछ टेबुलर टाइप का है, वो इसकी स्ट्रेस कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो 99% कार प्रोड्यूस इन दिस planet आर मेड ऑफ मोनोकॉक चेचिस। चेचिस आर मेड फ्रॉम बाय वेल्डिंग ऑफ सेवरल पीसेज, स्पॉट वाइंडिंग। मास प्रोडक्शन के लिए इस तरह के जो फ्रेम्स है वो यूज़ किए जाते हैं। अब इसकी देखिए डिसएडवांटेज क्या है कि ये वेरी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस है, तो एक या दो या कुछ वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए काम में नहीं आएंगे। मास प्रोडक्शन अगर हमें करना है तो ही इस प्रकार के जो फ्रेम है वो काम में आ सकते हैं। एडवांटेज क्या है? स्पेस एफिशिएंसी, बहुत अच्छा स्पेस मैनेजमेंट होता है इस फ्रेम में। मोनोकॉक चेचिस बेनिफिट क्रैश रिप्रोडक्शन, यानी कि अगर कहीं पर क्रैश हो जाता है तो उसमें इट्स यूज ए लॉट ऑफ मेटल, तो यानी कि इनको जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही आसानी से हो सकता है। चीप फॉर मास प्रोडक्शन में ये चीप पड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्बन फाइबर मोनोकॉक फ्रेम। कार्बन फाइबर इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मटेरियल यूजिंग एयरक्राफ्ट्स, स्पेसशिप एंड रेसिंग कार्स बिकॉज इट्स सुपीरियर रिजिडिटी टू वेट रेशो। यानी कि ये प्रकार की जो फ्रेम है वो आपके स्पेस क्राफ्ट और स्पेसशिप में काम में आते हैं, क्योंकि इनका वेट जो है वो काफ़ी कम होता है और कंपैरेटिवली इनकी जो रिजिडिटी है वो काफ़ी हाई होती है। यानी कि सुपीरियर रिजिडिटी टू वेट रेशो ये ज़्यादा होता है। रोड कार्स फीचरिंग कार्बन फाइबर बॉडी फ्रेम सच एस फरारी, जो काफ़ी कॉस्टली कार्स हैं, फरारी आपने नाम सुना होगा, पोर्शे, तो इनमें जो है कार्बन फाइबर मोनोकॉक फ्रेम यूज़ किए जाते हैं। केलवार विच वाज डेवलप्ड बाय DU पॉइंट ऑफर्स द हाईएस्ट रिजिडिटी टू वेट रेशो among them. Because of this, army helmets are made of Kevlar. Kevlar can also be found in body panels of many
Exotic cars, although most of them simultaneously use other kinds of carbon fiber in even larger amount. मटेरियल्स, तो देखिए मेटल्स जो है इसमें काम में एज ए फ्यूल इकोनॉमी रेस्ट्रिक्शंस बिकम्स टाइटर, यानी कि जो फ्यूल इकोनॉमी है वो हमेशा ही कस्टमर को आकर्षित करती है। तो इसमें इस प्रकार के मेटल का यूज़ किया जाता है जो लाइट हो, यानी कि जिसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो और जो लाइट हो और जो कंपैरेटिवली कॉस्ट में भी कम हो, यानी कि सारे फैक्टर्स इसमें देखने पड़ते हैं ताकि जो कस्टमर है अट्रैक्ट होकर के और जो व्हीकल परचेज़ करें। तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन होती है मेटल के अंदर, इसके बावजूद भी जो ये मेटल है वो इस प्रकार का यूज़ करते हैं। तो साधारणतः जो स्टील है वो व्हीकल्स में काम में लिया जाता है इनको बनाने के लिए, क्योंकि ड्यूरेबल भी है, काफ़ी स्ट्रांगली है, हैवी होता है एल्युमिनियम से थोड़ा बहुत। एल्युमिनियम अलॉयज स्टील से भी ग्रेटर रिजिडिटी वाले अवेलेबल है मार्केट में, बट चूँकि स्टील की जो एडवांटेज है कि इसकी कॉस्ट कम है, तो इस कारण से एल्युमिनियम अलॉयज के ऊपर जो स्टील है वो काफ़ी हैवी, काफ़ी ओवर एडवांटेज कर जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर स्टील यूज़ किया जाता है। हाँ, लग्जरी कार्स में जहाँ पर जो कस्टमर है वो पे करने को ईज़िली अवेलेबल है, ईज़ी पे कर सकता है, तो वहाँ पर जो है हैवी जो हाईली कॉस्टली कार हैं उनमें जो है एल्युमिनियम अलॉयस का यूज़ किया जाता है, जो स्ट्रेंथ वाइज स्टील से ज़्यादा है लेकिन लाइट इन वेट है। तो वो स्पीड, पावर और एफिशिएंसी जो है वो उससे काफ़ी बेटर दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ स्टील यूजिंग इन इट। देखिए जो बेसिक कंपैरिजन है वो एक आपको दिखाया गया है कि डेंसिटी स्टील की 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, यानी काफ़ी भारी होता है, बट एल्युमिनियम हल्का होता है। तो एल्युमिनियम अलॉयज़ जो हैं लेकिन उनकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो स्टील से ज़्यादा है, 395 294 देख सकते हैं आप। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी जो स्टील की 394 है लेकिन एल्युमिनियम अलॉयज़ की 420, यानी कि रिजिडिटी के हिसाब से स्टील से बेटर है। बट चूँकि जो नॉर्मल रेंज की जो कार हैं उनमें कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्टील को काम में लेते हैं, लेकिन जो लग्जरी कार है जहाँ पर कस्टमर ज़्यादा पे कर सकते हैं तो वहाँ पर जो स्टील है उसकी जगह एल्युमिनियम अलॉयज़ काम में लिए जाते हैं, जो कि उसको और अट्रैक्टिव के साथ साथ स्ट्रॉन्गनेस और पावर जो है वो भी ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा देते हैं वेट कम होने के कारण। ये कुछ व्हीकल के एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि जब हम किसी भी व्हीकल का डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो जिन बातों का ध्यान रखा जाता है कि कॉस्ट उसकी कम रहनी चाहिए, वेट लो रहनी चाहिए ताकि वो जो फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी हो, पैकेजिंग, सेफ्टी, डायनामिक्स, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, नेट वॉल्यूम, NVH, लोएस्ट नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस, यानी कि ऐसा नहीं कि जो हाई स्पीड पर जो गाड़ी है वो वाइब्रेट करे, हार्शनेस कंपेयर टू कम्पिटिटिव व्हीकल्स, तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या ई क्लास के लेक्चर के दौरान पूछ सकते हैं। थैंक यू।